चलिए सब लोग इधर ध्यान देंगे। क्लास आप लोगों का स्टार्ट किया जा रहा है। आज हमारा प्रोनाउन चैप्टर हो गया है समाप्त और आज हम लोग प्रोनाउन चैप्टर का एमसीक्यू पूरा करेंगे, यानी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग पूरा करेंगे। आप लोग अपने अपने अनुसार हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इतने एमसीक्यू दिए गए हैं जो प्रोनाउन चैप्टर के लिए एक खास एमसीक्यू है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल जाता है, वही क्वेश्चन लगभग इस एमसीक्यू में उठाया गया है और इसको हम लोग आज सोल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो, सोच समझ कर आंसर दीजिए और हम जो है ना उसको समझाएंगे भी कि ये आंसर हुआ तो क्यों हुआ, रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आप लोग बताइए इस सेंटेंस में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पॉजेसिव प्रोनाउन को इंडिकेट करता है, जिसमें पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि आई गेस इन द एंड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द बिगिनिंग। सेंटेंस चाहे जैसा भी दिया हो, आपको खोजना क्या है? आपको खोजना है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो एक बात बताइए, जब हम लोग जो है पॉजेसिव केस पढ़ते हैं तो पॉजेसिव केस जो है ना 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पहला हो जाता है माइंड, दूसरा हो जाता है आवर्स, तीसरा है योर्स, ठीक है। हाई इसमें नहीं है, फिर हो जाता है आपका एट्स और एक हो जाता है देयर्स, ठीक है। अब आप लोगों को तय करना है कि इसमें जो है पॉजेसिव प्रोनाउन किस जो है ऑप्शन में दिया गया है। पहला वाला ऑप्शन देख रहे हैं, कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं, हिज बॉयज आर मोर, ठीक है, हार्ड वर्किंग देन माइन, ठीक है। अब इसमें जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आया है माइन। ऑप्शन नंबर 3 चलते हैं, क्या वेयर डज ही गेट दोज वंडरफुल टॉयज। कहीं इसमें जो है आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं ना। चलिए इसको तो ऐसा ही जो है ना हटा के चलना है। है कह रहा है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से ज़्यादा दिखा? कहीं नहीं दिखा। है कह रहा है कि नॉन ऑफ द एबव, यानी ऊपर में एक भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आपके सामने जो है ना माइन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो मैंने कहा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो है माइन आते हैं, आवर्स आते हैं, योर्स आते हैं, ठीक है, हर्स आता है, इट्स आता है, या देम्स आते हैं, देयर्स आते हैं। ये सभी पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत है। तो इसमें से आपके सामने माइन आया, ठीक ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और इसका प्रैक्टिस भी मैंने करवाया था एक बार। दिया हुआ है कि सीता डॉट डॉट कम टू मी, ठीक है। सीता स्वयं मेरे पास आई, और जो है ऑप्शन दिया हुआ है हिमसेल्फ, ऑप्शन बी में हर सेल्फ, ऑप्शन सी में माई सेल्फ और ऑप्शन डी में योर सेल्फ। अब आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही लग रहा है? तनी जोर से बोलिए। ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा ऑप्शन नंबर बी? क्योंकि यहाँ जो आपका सब्जेक्ट आया है वो क्या है? सीता, और सीता एक फीमेल है ना जी। फीमेल के लिए हम कोई प्रोनाउन जो सिंगुलर फॉर्म में होता है उसके लिए क्या मानते हैं?
सी मानते हैं, और सी से बना हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हर सेल्फ, हर सेल्फ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इंक्लूड है, तो आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे और क्वेश्चन को समझते हुए भी चलेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सोल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया गया है, डायरेक्शन में पढ़िएगा, कहा गया है कि मैच द अंडरलाइंड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज विच विथ द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इंडिकेट योर रेस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है, अंडरलाइन भी किया गया है, और इस सेंटेंस में जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है उस वर्ड के बारे में बताना है कि वो एक्चुअल में कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तो हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं, 8 होते हैं। अब आप लोगों को बताना है कि इस सेंटेंस में इट वाज ही हु अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग, तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है हु। अब आप लोगों को बताना है कि हु कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वर्ब, ऑप्शन नंबर सी में एडजेक्टिव, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है डी में प्रीपोजिशन। अब आप लोग बताइए बाबू, ये प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? अच्छी तरह से पहचान रहे हैं ना? तो आप लोगों ने प्रोनाउन जो पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होगा। आप आराम से बोल दे रहे हैं कि ऑप्शन क्या होगा? ए, प्रोनाउन इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये कौन से प्रोनाउन के अंतर्गत आता है? तो आप जो है ना इसको बता सकते हैं कि ये एक क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम में दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में होता तो इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा होता, लेकिन लगा है जी? नहीं लगा है। ये प्रश्न पूछने के लिए नहीं आया है, बल्कि संबंध बताने के लिए आया है, ठीक ना? रिश्ता जोड़ने के लिए आया है। तो रिश्ता जोड़ रहा है, और जोड़ने वाला जो है ना, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो ये है प्रोनाउन। कोई दिक्कत? चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कहा गया क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। देखिए अब सेंटेंस दिया हुआ है, दे वांट टू हेल्प हर। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ है, देख रहे हैं? यहाँ से मैं एक बार फिर से जो है क्लीन कर दे रहा हूँ, यहाँ से जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है? आप लोगों को बताना है इसमें कि कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए में वांट है क्या? इसमें देखिए वांट आया है ना, ठीक है? दे है क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन? या कहा गया कि हर है, या इसमें ऑप्शन नंबर डी में कहा गया कि एक से अधिक हैं, और ऑप्शन नंबर ई में बोला गया है कि इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको लगे कि ये जो है ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले प्रोनाउन है? बोलिए। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। तो देखिए जब हम लोग जो है ना केस पढ़ते हैं, नॉमिनेटिव केस होता है सी, ठीक है? ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका हर, पॉजेसिव केस क्या होता है? बोलिए, हर्ष होता है ना जी? तो ये बताना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वाले, तो ये आपका हर ऑलरेडी मौजूद है। कोई दिक्कत है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपके सामने है। आज जो भी क्वेश्चन लाया गया है वो आपके प्रोनाउन के चैप्टर से जो एग्जाम में अक्सर दिख जाते हैं, वही क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है कि हम जो है ना खूब बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन जो है ना याद करें या उसका रिवाइज करें। खूब बड़ा के चक्कर में छोटा वाला गंवा देंगे। आप इंटरमीडिएट में हैं, इंटरमीडिएट के लेवल के अनुसार ही क्वेश्चन डाला गया है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कहा गया कि चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, द अंडरलाइंड पार्ट बिलोंग्स टू, ठीक ना, आई हैव योर पेन। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें जिसको अंडरलाइन किया गया है, क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। आप कलर इसका देख रहे हैं चेंज है। जिसको अंडरलाइन किया गया है उसको क्या करना है, बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें से कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत वो आता है। तो अंडरलाइन किसको किया गया है, योर को। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि योर क्या है, प्रोनाउन है। अब एनीबॉडी हमको जरा सा बताइएगा, ठीक है ना, आप ही बताइए कि योर जो है कौन से केस के अंतर्गत आता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस। और भी कोई, ये कौन सा केस है बाबू, पॉजेसिव केस है ना, बोलिए। और केस किसका होता है, प्रोनाउन के ही जो है ना हम फॉर्म बनाते हैं, नॉमिनेटिव में, ऑब्जेक्टिव में और पॉजेसिव में। तो ऑलरेडी ये क्या है, प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस बार जिस स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन करूंगा वही स्टूडेंट अपना आंसर देंगे। आप लोग अपना आंसर खोज के रखिएगा, हम बता देते हैं। देखिए कहा गया कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोनाउन द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है। दिया हुआ है कि फॉलो हर एंड सी विल शो यू विच रूम इज योर्स। अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जिसको अंडरलाइन किया गया है वो कौन से प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। क्या वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या वो रिलेटिव प्रोनाउन है, या जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, या जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है। आप सब लोग अपना आंसर सोच के रखिए, देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है योर्स, क्या लिखा गया है, योर्स। अब आप लोग तय कर लीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है। मैं जिनसे पूछूंगा वही जवाब देंगे, मैं जिनसे पूछूंगा वही जवाब देंगे, ठीक है। बताइए बच्चे, बताइए तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही लग रहा है। बगल में ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। और एनीबॉडी एल्स, कोई और बताना चाहते हैं, बोलिए बाबू कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी, कैसे पता, बहुत बढ़िया। चलिए बैठ जाइए। अभी मैंने बताया है, ठीक ना, कि माइन, ठीक ना, माइन रहे, चाहे आवर्स रहे, चाहे योर्स रहे, ठीक ना, और चाहे देयर्स रहे, ये सभी क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ अंडरलाइन करके पूछा गया है कि ये कौन से टाइप का प्रोनाउन है। तो ऑलरेडी पॉजेसिव प्रोनाउन है बाबू। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्या कि सेलेक्ट द वर्ड इन द सेंटेंस बिलो दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। अब आप लोगों को जानते हैं क्या करना है, इसमें एरर बताना है, गलती बताना है, ठीक है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है कि सी इज बेटर देन हिम, ठीक ना, सी इज बेटर देन हिम। ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका मतलब होता है, ठीक ना, वह उससे क्या है, अच्छी है। एक हो गई फीमेल और एक हो गया यहाँ पे क्या, मेल। अब आपको बताना है कि यहाँ पे एरर कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए में सी, ऑप्शन नंबर बी में हिम, ऑप्शन नंबर सी में देन, या इनमें से कोई नहीं। अब जिनसे मैं पूछूंगा आप लोग बताइएगा कि गलत कहाँ है, ठीक है। तो बोल सकते हैं आप, बोलिए कहाँ गलत है, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जहां एरर है। ऑप्शन नंबर बी, क्यों। देखिए एक बात बता देते हैं, यहाँ पे क्या है
दाइन आया है, और दाइन से पहले क्या है ये जो है ना डिग्री है। कौन सा डिग्री है? कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री का काम क्या होता है? कॉम्परेटिव डिग्री कंपैरिजन करता है कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में जो तुलना करता है उनकी खूबियों का, उनकी क्वालिटीज का, वो कॉम्परेटिव डिग्री कहलाता है। उसकी पहचान क्या है? या तो उसके आगे मोर लगा होगा और या जो है ना उसके अंत में ईआर जोड़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद बताया गया है कि जब ये सेंटेंस में आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस जो होते हैं, ठीक ना, उनमें जो है ना क्या किया जाता है? देन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ई आर के बाद क्या लगाया गया है? देन लगाया गया है। तो देन के बाद जो सब्जेक्ट आएगा चाहे ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जो प्रोनाउन होंगे वो जानते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होंगे बल्कि नॉमिनेटिव फॉर्म में होंगे। कौन से फॉर्म में होंगे? नॉमिनेटिव फॉर्म। तो यहाँ हिम क्या है हमारा? गलत हो रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हमें क्या चाहिए? नॉमिनेटिव फॉर्म चाहिए। तो हिम के बदले जो है हम यहाँ पे अगर लिखते ही तो सही होता, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखा गया है? हिम लिखा गया है, इसलिए यही क्या है? एरर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, दिस इज द डॉग डॉट डॉट नेम इज टॉमी। ठीक है, इसको मैंने बताया था कि जहां जो है ना इंडिकेट किया जाए, किसको इंडिकेट किया गया? जो मैंने बताया था अभी 2 दिन पहले आप लोगों को कि हुज का प्रयोग, ठीक ना, हुज का प्रयोग जिसका, जिसकी के अर्थ में पर्सन या एनिमल का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे डॉग आया है ना जी, ये एनिमल है, तो बताइए हु का प्रयोग होगा? नहीं होगा। हुम का प्रयोग होगा? नहीं होगा। अब आ गया विच और हुज, तो विच का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, जो मूव नहीं करता है। यहाँ पे डॉग एनिमल है जिसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? विच लगाए, हुज लगाएंगे, यहाँ पे भरेंगे हुज। तो सेंटेंस होता है कि दिस इज द डॉग, ये वही डॉग है, ये वही कुत्ता है जिसका नाम क्या है? टॉमी है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हुज का प्रयोग पर्सन और एनिमल के लिए किया जाता है, और विच का प्रयोग ओनली फॉर थिंग्स के लिए करते हैं, और हु और हुम का प्रयोग ओनली फॉर पर्सन के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए। कहा गया है कि सेंटेंस को केयरफुली पढ़ना है और जो अंडरलाइन किया गया है उसको बताना है कि कौन से, ठीक ना, प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। कहा गया कि द मैन हु इज इन द ग्रीन शर्ट इज द चीफ ऑफ द डे। बाबू हो, सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हु का प्रयोग जो किया गया है, अब आप लोग बताइए कि प्रश्न पूछने के लिए किया गया है या जो है ना रिलेशन जोड़ने के लिए किया गया है? प्रश्न पूछने के लिए होता तो ये कौन सा प्रोनाउन होता? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन कहीं भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो दो लोगों को आपस में जोड़ने का जो काम करता है, ठीक ना, उसको हम लोग कौन से प्रोनाउन कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अब बताइए, मैं चुनने में आपको कोई दिक्कत लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, बी नहीं होगा? बोलिए, ये कौन सा प्रोनाउन होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक ना, जो क्या कर रहा है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है। द मैन हु इज इन द ग्रीन शर्ट, वो व्यक्ति जो ग्रीन शर्ट में है, यानी ग्रीन शर्ट पहना हुआ है, ठीक ना, इज द चीफ ऑफ द डे, वो आज के दिन के लिए खास है। ठीक है, क्या है? क्या ये प्रोनाउन? देखिए बात बता देते, सुनिए। अब यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है ना, जो अंडरलाइन किया गया है। अब हमको एक बात बताइएगा कि प्रोनाउन ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब दोनों में से खास कौन हो जाएगा? ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है। चलिए मेरी बात जरा समझिएगा, ठीक ना। ये दोनों को अगर कहा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही है कि दूसरा है?
उसी के अंतर्गत है। अब इन दोनों में से इसके नजदीक कौन है? बस यही बात है। क्या आप रिलेटिव प्रोनाउन को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो दोनों को देखना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत भी है और हु के नजदीक भी है। ऑप्शन जो है ना इसी तरह से भुलवाने वाला देगा बाबू। आप उसको सिर्फ प्रोनाउन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं कहूं, जैसे आप लोगों को इंग्लिश में बताया गया है कि मतलब कि मैं सासाराम में रहता हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं आई लिव एट सासाराम। छोटे शहरों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन में, आई लिव एट सासाराम। लेकिन अगर हम वही कहूं कि मैं गौरक्षणी सासाराम में रहता हूं, ठीक है, तो अब जो है ना क्या कर रहे हैं हम लोग, आई लिव एट गोरक्षणी इन सासाराम। का है भाई? सासाराम अभी जो आया उससे पहले उसके लिए मैंने एट का प्रयोग किया, अभी फिर जो है ना इन का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि मेरा ताल्लुक सासाराम में सबसे नजदीक कहाँ है? गौरक्षणी से है। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे जो हु आया है, ठीक है, ये प्रोनाउन जो आ रहा है ये भी क्या है? ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। रिलेटिव प्रोनाउन जो आया है ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आया है ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। असर्टिव नाउन जो आया है ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन इसके करीब कौन सा है? तो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन को आप सोच रहे हैं, लेकिन दोनों के रिलेटिव देखना है कि दोनों के करीब कौन है। ये सटीक आंसर यही होगा। पूरी तरह से गलत ही ना होगा। नहीं बाबू, गलत नहीं हो सकता है। ये अगर क्वेश्चन आया है इस तरह का तो उसका मेंशन कुछ ना कुछ है, तभी जो है ना इस तरह का क्वेश्चन दिया है। ऐसे नहीं दे सकता है वो कि हम प्रोनाउन मार दें। ठीक है, आप तो कह दिए कि जो है ना प्रोनाउन सर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर हमें कहें कि मैं रिलेटिव प्रोनाउन को कहता हूँ, ये कौन सा स्पीच के अंतर्गत आता है? तब ये स्पीच नहीं है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, लेकिन हाँ किसके अंतर्गत में है? प्रोनाउन के अंतर्गत में है। अब यहाँ पे इसके सटीक जो है ना आंसर खोजना है, ठीक ना, इसके सटीक खोजना है। तो इसमें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को ही मारेंगे। हम इस क्वेश्चन पे बहुत बार रिसर्च भी किए हुए हैं कि ऐसा क्यों देता है। कंफ्यूजन तो होगा, बच्चे कहेंगे कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, कहाँ लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मेरा कहने का मतलब यह है, ठीक है, कि नहीं लिखा हुआ, सिर्फ प्रोनाउन लिखा गया है, चल दिए। तो ये सभी जो आ रहे हैं ये भी तो जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से हैं, लेकिन हमको खोजना किसके नजदीक है, किसके नियर में जाना है? इसके नियर में, कि प्रोनाउन में इसके नियर में कौन सा है। अगर ऑप्शन है तो मारेंगे, नहीं ऑप्शन होता, प्रोनाउन होता, एडजेक्टिव होता, वर्ब होता, तब हम प्रोनाउन में मारते हैं। लेकिन यहाँ सभी जो है ना उसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कीजिएगा। दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक ना, इस ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। अब एक बात बता देते हैं, ठीक ना, एक बात बता देते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस को बनाने में थोड़ा सा भी मेहनत नहीं है, ठीक ना, थोड़ा सा भी मेहनत नहीं है। इंडिफिनिट प्रोनाउन में चलते हैं, जो शुरू होता है किस चीज़ से? एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, ये सब, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इसी के अंतर्गत आता है वन। अगर वन से कोई सेंटेंस शुरू होता है, ये भी एक प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है एक या कोई, ठीक ना, एक या कोई। तो इसके लिए अगर कोई जो है ना प्रोनाउन लाइएगा तो वन से बना हुआ जो है ना उसका मेन जो प्रोनाउन होगा वो क्या होता है? वंस होता है। क्या होता है बाबू? वंस होता है। ये नहीं होगा, देयर नहीं होगा, आवर नहीं होगा, अगर माई भी होता तो नहीं होता, हिम भी होता तो नहीं होता। वन से होने वाला वंस होगा, ओनली फॉर वंस। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। इतना क्या लिखा है उसको पढ़ने से बेहतर है कि हम अपना लॉजिक जो है ना यहीं पे लगाएं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमको प्रोनाउन को प्रयोग करना है। तो अगर यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर ही होता तो आप जो है ना किसको खोजते हैं? आप खोजते हिम को, आप खोजते हिज को, या आप खोजते हैं हिम सेल्फ को, खोजते ना जी, कि बाकी सबको देखते हैं। उसी तरह अगर वन से शुरू हुआ है तो वन वाले को ही खोजिए। अब ये और इसमें फर्क क्या है कि ये सही है, ये जो है ना रॉन्ग है।
चलिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैंने बनवाया भी था पढ़ाते समय। आप लोग जरा इस पर गौर करें, ध्यान दें, बिल्कुल एकदम जो है ना कम्प्लीटली हो जाएगा। मैंने बताया था लेट क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि लेट डॉट डॉट गो टू हाउस बिफोर स्टार्ट रेनिंग, ठीक ना। यानी यहाँ पे वर्षा होने से पहले, ठीक ना, घर जाने देना है। लेकिन किसको घर जाने देना है, हम यहाँ पे किसको भरेंगे, तो ध्यान रखिएगा। लेट एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। और मैं कहता हूं कि जो सकर्मक क्रिया होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसके लिए क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। बिना ऑब्जेक्ट का उसका काम नहीं चल सकता है बाबू। एक होता है सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट होता है और अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो काम चल जाता है। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट होता है ना जी। तो ऑब्जेक्ट के लिए देखिए तो कौन सा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑप्शन चेक कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, नहीं, हटाइए। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, नहीं है, इसको भी हटाइए। ये है, नहीं है, इसको भी हटाइए। हाई देखिए तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भरिएगा और जो है ना आपका आंसर जो है डी होगा। और यहाँ पे क्या भरिएगा, हिम। तो लेट हिम गो टू हाउस बिफोर स्टार्ट रेनिंग, उसे वर्षा होने से पहले घर जाने दो, ठीक है। आंसर बिल्कुल क्लियर। याद रखना है कि जब भी सेंटेंस आपका लेट से शुरू होगा तो जो प्रोनाउन आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। ये रूल्स आपको पढ़ाया गया है, लिखवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 जरा सा ध्यान देंगे हम। इसमें एक ऑप्शन जो है ई डाल दीजिए। ई जो गलत हो चुका है, इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। कहाँ गया, चलिए इसमें से खोजिएगा, इसको हटाइए। कहा गया कि द ज्यूरी हैज गिवन। ज्यूरी का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, जो जजमेंट वगैरह करता है उसका जो मेंबर होता है उसको ज्यूरी कहते हैं, ठीक ना। और ये हमेशा जानते हैं क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। तो जब आपका नाउन जो है प्लूरल को दर्शाए बाबू, जैसे राम एंड श्याम होता तो उसके लिए हम देखिए राम के लिए जरा सा ध्यान दीजिए, हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही। अगर मान लीजिए यही जो है राम एंड श्याम होता तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे ज्यूरी जो है ना, ये भी क्या होता है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों को दर्शाता है। तो अब इसके लिए आप बताइएगा कि इट्स लगाइएगा या देयर लगाइएगा, ठीक है। तो अब हम बताते हैं इट्स का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। और ये जो है ना जो देयर आया हुआ है, ये जो देयर आया हुआ है ये किसके लिए है बताइए, पर्सन के लिए है। तो अब यहाँ पे जरा सोचना है कि पर्सन के लिए आया है। अगर हम इसको क्लोज करके अगर इसमें देखें तो वो भी हो सकता है, नहीं तो इसमें भी अगर चाहेंगे तो इसको भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज और है, लिखा हुआ है कि द ज्यूरी हैज गिवन डॉट डॉट, ठीक है, वर्डिक्ट। अब यहाँ पे अगर इन दोनों में से अगर चेक किया जाए तो इट्स को हटा देते हैं, ये गलत होगा, और देयर क्या होगा आपका, सही होगा। और दूसरी तरह अगर इनमें से अगर हम लोग को अगर ऑप्शन चुनना हो तो जिस तरह से यहाँ पे हम लोग ने क्या चुना है, ठीक ना, देयर चुना है, देयर। तो ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसमें से भी पॉजेसिव एडजेक्टिव को अगर चुनिएगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में आप जो है ना हिज लगाइएगा, क्योंकि ये नाउन है और नाउन को सूचित करने के लिए जो है ना क्या होते हैं, ही से बने हुए प्रोनाउन आते हैं, ना कि आई से बना हुआ, ना कि आवर से बना हुआ है, वी से बना हुआ, इससे कोई भी नहीं आएगा। जो भी आएगा ही से या सी से आता है। तो यहाँ देयर है तो यहाँ आपको अगर लगाना है इसमें से तो आप जो है ना हिज का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन जो है थोड़ा ना मिस्टेक हुआ है, दो ऑप्शन आ गए हैं। अगर इसमें से चलिएगा तो ये ऑप्शन आपका सही होगा और इसमें से चलिएगा तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि दिस इज द पैराग्राफ अबाउट डॉट डॉट द टीचर इज टॉकिंग। ये वही पैराग्राफ है, ये वही लेख है जिसके बारे में टीचर ने बताया या टीचर बता रहे थे। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे किसके बारे में जिक्र किया गया है? पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? निबंध। अब आप लोग बताइए कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग है तो हाई तो होगा नहीं, हाई होगा नहीं। या तो आप जो है ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे या ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में डैट का मतलब मैंने बताया था की होता है, और विच का मतलब होता है जो या जो की। तो देखिए कहा गया कि दिस इज द पैराग्राफ अबाउट, ठीक है, अबाउट डॉट डॉट द टीचर इज टॉकिंग। ये वही पैराग्राफ है जो या जिसको टीचर ने क्या किया है, हाँ, बताया है या उसके बारे में जो है ना बातें की है। तो एक बात बताना है कि विच का प्रयोग हम यहाँ खास तौर से करेंगे, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ना हो और नॉन लिविंग थिंग हो तो वहाँ पे हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। और डैट का प्रयोग भी जो है ना जोड़ने के लिए लेकिन की के सेंस में होता है। और इसका प्रयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? नरेशन बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। तो अब बताइए आप लोग, ऑप्शन कौन होगा, विच या दैट? यहां क्या भरेंगे? विच भरेंगे। पैराग्राफ एक क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है। अगर यहाँ पे किसी सजीव के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में बात होता तो बताइए कि विच लगाते कि हु लगाते या हुम लगाते? तो इनमें से जो है ना हाई दोनों में से कोई चूज करते हम लोग, विच नहीं चूज करते, क्योंकि विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है, निर्जीव के लिए है। और हु और हुम का प्रयोग जो है वो किसके लिए है? वो है आपके पर्सन के लिए जो लिविंग थिंग है उनके लिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि आई हैव नॉट सीन द गर्ल डॉट डॉट सूटकेस वाज स्टोलन, ठीक ना। मैंने उस लड़की को नहीं देखा है जिसका सूटकेस चोरी हो गया, ठीक ना। अब हम बताते हैं, 2 दिन पहले आप लोगों को बताया गया है कि किसी वस्तु के ऑनर के बारे में, ठीक है, बताने के लिए, ऑनर का पता लगाने के लिए कौन से जो है ना प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है? बोलिए तनी जोर से। हुज का प्रयोग किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी मारिए, यहाँ पे क्या भरेंगे? हुज भरेंगे, ठीक ना। मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ जिसका सूटकेस क्या हो चुका है? चोरी हो चुका है। स्टील का वर्ब 3 यहाँ पे दिया हुआ है, स्टोलन, जिसका मतलब होता है चोरी हो जाना। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। आप लोग इसको बना रहे हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है ना हम लोग सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बढ़िया, सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे सरल, और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। कहा गया कि एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये क्या है? एक जो है ये इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब बताइएगा आप लोग कि एवरीथिंग जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है बाबू? पर्सन के लिए या थिंग्स के लिए? बोलिए। थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब आप जो है जान गए कि एवरीथिंग आया हुआ है, और ये जो है ना किसी व्यक्ति के लिए नहीं आते हैं, पर्सन के लिए नहीं आते हैं, बल्कि जो है इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वस्तु के लिए किया जाता है। तो एवरीथिंग के लिए आपको बताया गया हो कि इसके लिए जो है ना डिफिनिट प्रोनाउन हम क्या यूज करते हैं। अब आप लोग अपना जो है ना इसमें से चूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन मारिएगा। ऑप्शन नंबर ए में माई सेल्फ लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी में हर सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी में ना वन सेल्फ, या ऑप्शन नंबर डी में नॉन। आप लोग इसका आंसर जो है ना बताइए, आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं? क्या हो, कुछ चीजें जो है ना
पर्दे में रहती हैं वही अच्छी लगती हैं। कुछ चीजें जो है पर्दे में होती हैं वही अच्छी लगती हैं। अगर मेरी बात बुझानी अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग अच्छी तरह से ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं, ठीक ना। इसका जो आंसर है इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आंसर नहीं दिया है, वो छुपाया गया है जो डी के अंतर्गत है, तो आप ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं नॉन। तो इसका रियल आंसर एक्चुअल में होगा क्या, इट सेल्फ, ठीक है। क्योंकि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इन सब के लिए जो वस्तु का जो है ना बोध कराने के लिए आते हैं तो उनके लिए हम जो है ना डिफिनिट प्रोनाउन इट से बना हुआ इट, इट्स या इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इट सेल्फ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो है ना क्लास क्लोज किया जाता है। हमें उम्मीद है कि प्रोनाउन से जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा आप लोग उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपना मैसेज जो है अपने टेलीग्राम के चैनल पे कर सकते हैं। बाकी सारा नोट्स भी आप लोगों को दिया जाएगा, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा बाबू। ये खत्म हो गया ना, अब लाइन बाय लाइन जितना है आपका, ये कई नंबर है, ये 8 नंबर पार्ट है शायद, ठीक है, 7 या 8, ये सब जो है MCQ से लेके और जितना भी आप लोगों को रूल्स इसमें बताया गया है सब कुछ जो है आपके PDF में कन्वर्ट करके आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आज भर का टाइम दीजिए। कल तक हमें उम्मीद है कि सारे जो है प्रोनाउन का जितना भी आपको पार्ट बनाया गया है ये क्वेश्चन वाला सब आपके टेलीग्राम चैनल पे मौजूद होगा, उसका आप लोग बढ़िया से पढ़ दीजिएगा, ठीक है। और एनीबॉडी कोई तरह का प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। और वीडियो जब आप दोबारा अगर देखेंगे, अगर फिर से समझ लिए कि क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और इस निःशुल्क क्रैश कोर्स के बारे में बताएंगे और सभी दोस्तों को अपने यहाँ से जोड़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स, यू कैन गो नाउ।